प्रिय छात्रों, हम गजानन माधव मुक्तिबोध को समझने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये हमारा 5वां व्याख्यान है। हम पुनः अंधेरे में प्रवेश करने से पहले कवि विशेष को पुनः समझते हैं। कुछ चीज़ें और सामने आएगी। हम कवि के माध्यम से ही कविता को ठीक से पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी तह में गहराई में जा सकते हैं। विशेषकर जब मुक्तिबोध को हम पढ़ते हैं तो कविता से पहले कवि में भी उतरना पड़ेगा। जैसे बावड़ी और कुएं में अंतर होता है। बावड़ी में उतरना पड़ता है, कुएं से पानी निकालना पड़ता है। और इस कवि में कुएं और बावड़ी से परिचय मिलेगा। क्यों आती है ये चीज़ें? ये कवि की खास विशेषता है, खास पहचान है। तो कवि को हम समझने पर इसलिए जोर दे रहे हैं। आपने अब तक कई कवियों के कविता संग्रह देखे होंगे, पुस्तक देखी होंगी, लेकिन बहुत कम काव्य संग्रह ऐसे होते हैं जिसमें कवि स्वयं दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर डॉक्टर जीवन सिंह की ये आलोचनात्मक पुस्तक है और हम आज के व्याख्यान में आलोचकों की निगाह में मुक्तिबोध देखेंगे। और ये डॉक्टर जीवन सिंह भी एक आलोचक है, न केवल इस कवि को बल्कि स्वयं भी कवि है और कई कवियों पर उन्होंने लिखा है, ख़ास तौर से मुक्तिबोध पर। वो भी तब जब 2017 में मुक्तिबोध की मृत्यु के 50 वर्ष पूरे होते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि रूसी क्रांति के 100 वर्ष पूरे होते हैं। इन दोनों घटनाओं में बड़ा तारतम्य है। ये कवि सामान्य नहीं रहा, असाधारण मेधा का कवि रहा। आप देख रहे हैं इस चित्र पर थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि आप साफ देख रहे हैं एक किसान जैसा चेहरा, एक मजदूर जैसा चेहरा। और मजदूर की भी दूसरी पहचान होती है कि वो थक हार के जब बैठता है तो बीड़ी पीता है। यहाँ पर ये कवि बीड़ी पीता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे चलाता हुआ। इसके भी खास प्रतीक है, इसका खास अर्थ है जो आप अंधेरे में कविता जब पढ़ेंगे, सुनेंगे तो सहज ही समझ जाएंगे कि आखिर इस चित्र को किसी रचनाकार ने, किसी आलोचक ने क्यों कर दिया। और इनके काव्य संग्रहों में अक्सर ये चित्र दिखाई देता है। ये एक खास पहचान है साधारण मानव की, श्रमशील व्यक्ति की। मुक्तिबोध, परिवेश और कविता। हम किसी भी कविता को समझें तो कवि के परिवेश को भी समझना होता है। आप देख रहे हैं कि मुक्तिबोध जिस दौर में थे उस दौर में रूसी क्रांति होती है 1917 में। और इस क्रांति से मुक्तिबोध का सरोकार ही नहीं, तादाद में भी था। वो तदाकार हो जाते हैं और जीवन में इसे उतारते हैं, प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। रूसी क्रांति की वैश्विकता को
हम समझ सकते हैं इस कवि के माध्यम से। कवि समझ चुके थे कि रूसी क्रांति एक मजदूर को भी उसका हक दिलाने का ऐसा प्रयास है जो केवल रूस तक सीमित नहीं रहने वाला, वो वैश्विकता उसमें है। यानी भारत में भी असर होगा, दूसरे देशों पर भी असर होगा, क्योंकि मजदूर सिर्फ रूस में नहीं, रूसी क्रांति का जो भी प्रतिफल है रूस को मिला, लेकिन वो रूस तक सीमित नहीं रहा। इस तरह से कह सकते हैं कि उसमें वैश्विकता निहित थी और इस वैश्विकता को मुक्तिबोध की विश्व दृष्टि से विशेष तौर से पहचाना। इस तरह से हम देखते हैं कि कवि पर मार्क्सवाद का बहुत गहरा प्रभाव रहा। मार्क्सवादी दर्शन उनकी कविताओं में निहित है और उस दर्शन की खास बात है कि वो मेहनत कश मजदूर तक उसकी पीड़ाओं को, उसकी चिंताओं को व्यक्त करता है, उसके हक दिलाने की बात करता है। क्रांति के उसूल मुक्तिबोध में दृष्टिगोचर होते हैं और यही बातें प्रेमचंद और त्रिलोचन में दिखाई देती है। और ये हम देखते हैं कि मुक्तिबोध भी इन दोनों के साथ तदाकार करते हैं, रूसी क्रांति, प्रेमचंद और त्रिलोचन और मुक्तिबोध कई तरह से साथ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मुक्तिबोध एक अलग राह चुनते हैं इनसे भी कि प्रेमचंद किसान के चितेरे कहलाते हैं, लेकिन मुक्तिबोध मध्य वर्गीय चेतना को ठीक से समझने वाले और विशेष तौर से उसकी बुद्धि छंदी व्यवहार को पहचानते हैं। और किस तरह से मध्य वर्गीय है, ये मध्य वर्ग आत्म केंद्रित होता हुआ चला जाता है। आज़ादी और कवि की दूरदृष्टिता कि जब देश आज़ाद होता है, आज़ाद होने के बाद कई तरह से, जिस तरह से आज़ादी से हमने अपेक्षाएं की थी वो खरी नहीं उतर पाती। कवि पैनी दृष्टि से या दूरदृष्टिता कवि की ऐसी थी कि उसने उस मध्यवर्गीय सोच को पकड़ा और ये देखा कि ये मध्यम वर्ग उस आज़ाद हुए देश को उसके साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है। इसलिए रूसी क्रांति के साथ मुक्तिबोध रहे और उसकी वैश्विकता को पहचानने का प्रयास किया। ये उनका विश्व दृष्टि थी। आपकी कविता अंधेरे में खास करके पूंजीवादी चिंतन और उसकी विकृतियों पर इनकी पैनी नजर रही। पूंजीवाद सबसे पहले मध्य वर्ग को अपने कब्जे में लेता है, मध्यम वर्ग की सोच को बदलता है और इस तरह से हम अंधेरे में कविता का जब पाठ करते हैं तो अंधेरे में पढ़कर के हमें ऐसा भान होता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। ठीक वैसे ही आज़ादी के बाद हमने जिस प्रकाश की, जिस उजाले की उम्मीद की थी, वो उजाला उस अर्थ में हमें नहीं मिल सका। बजाय हम अंधेरे के घिरते चले गए। उजाला तो दूर की बात रही, बल्कि हमें एक खास तरह का अंधेरा और घना होता नजर आया। अंधेरे में के रचनाकार, कवि और आलोचक किस तरह से देखते हैं। सुप्रसिद्ध
आलोचक नामवर सिंह।